सो वेलकम बैक मेरे देश के भविष्यों। 11th स्टैंडर्ड पहला चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड, उसका है आज सेकंड वीडियो। आज कहानियां नहीं डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, बहुत कुछ फिजिक्स के रिलेटेड बातें की थी। आज पढ़ने की बारी, आज से पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम ना ये 4 फोर्सेस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो उसके पहले ये बता दूं कि देखो ये जो क्वेश्चन है इसको ना आपको कंपैरिजन करके, ठीक है, 4 फोर्सेस का कंपैरिजन पूछा जा सकता है ज्यादा मार्क्स में। 4 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन बना के पूछा जा सकता है, या फिर कोई भी 2 फोर्स, सपोज ये 2 फोर्स या फिर ये 2 फोर्स या फिर ये 2 फोर्स, इनके बीच में कंपैरिजन करने के लिए या डिफरेंस, इस तरह से क्वेश्चन बनाकर पूछा जा सकता है 2-2 या 3-3 मार्क्स के लिए भी। या आपको सिंपली पूछा जा सकता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स का एक्सप्लेन करो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक्सप्लेन करो। मतलब इनको इंडिविजुअली भी पूछा जा सकता है कि इसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखो, इसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखो, या इसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखो, जो भी है, ठीक है। तो इसमें ना वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बनेंगे, राइट। 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, हर तरह के क्वेश्चंस इसमें से बन सकते हैं। और साथ ही साथ 1 मार्क के तो बनेंगे ही भाई, 1 मार्क के क्वेश्चन तो हर जगह से बन जाते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब, इतना मार्क्स का जो बता रहा हूं, इसका मतलब यह है कि टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और आपके नॉलेज के लिए भी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब आते हैं मुद्दे पर। तो बच्चों देखो, दुनिया में ना हर चीज के पीछे, ठीक है, फोर्स जरूरी है। जैसे कि सबसे बड़ा एग्जांपल है तुम्हारी पढ़ाई। तुमको पढ़ना होता है तो उसके लिए भी पीछे से एक फोर्स लगना चाहिए, ठीक है। वो फोर्स किसी भी फॉर्म में हो सकता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मोटिवेटेड होते हैं, मार्क्स लाना है, तो उसके लिए अंदर से एक फोर्स जनरेट हो रहा है जो अपने को ले जा रहा है, चल भाई पढ़, ठीक है। कुछ लोगों का ऐसा होता है ना, उतना बड़ा डंडा रखते हैं घर वाले, ठीक है, इतना बड़ा डंडा, वो पापा मम्मी का डंडा दिखता है ना, तो वो एक फोर्स होता है, यार पढ़ना है, ठीक है। कई बार ऐसी होती है बेइज्जती होती है लोगों के बीच में, ठीक है, मार्क्स नहीं आए तो बेइज्जती वाली फीलिंग आती है, तो वो एक फोर्स होता है जो हमको पढ़ने के लिए मजबूर करता है, ठीक है। कुछ लोगों को मतलब ऐसा सक्सेस पाना है, अच्छी मतलब कुछ अचीवमेंट्स करनी है, उसके लिए एक फोर्स अंदर, वो हमसे काम करवाता है। अब बिजनेस करते हो, वहां भी आपको फोर्स चाहिए, ठीक है। तो हर चीज के पीछे भाई फोर्स तो है ही, ठीक है। तो वैसे ही ना हमारा जो नेचर है, हमारा जो मतलब यूनिवर्स है, इसको गवर्न करते हुए, ठीक है, हर लेवल पर कुछ फोर्सेस ऑब्जर्व किए गए हैं। उन फोर्सेस को ना हमने 4 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है, ठीक है। इसमें आपको और भी अंदर कुछ 1-2 वेरिएशंस दिख जाएंगे, लेकिन ये 4 जो लिखे हुए हैं इनको हम कहते हैं फंडामेंटल फोर्सेस। क्या कहते हैं? फंडामेंटल फोर्सेस। फंडामेंटल का तो मतलब पता है, बेसिक, ठीक है। मतलब ये कि जितने भी नेचर में फोर्सेस आपको देखने को मिल रहे हैं, वो सारे फोर्सेस इन 4 में से ही एक होंगे, ठीक है। वैरायटी ऑफ फोर्सेस आपको देखने को मिलेंगे, मैं बता रहा हूं ना, फ्रिक्शनल फोर्स वगैरह आपने सुना होगा, वो यहां मैंने नहीं लिखा, कहीं देख रहे हो ना। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि कई तरह के फोर्सेस आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन वो सारे फोर्सेस, ठीक है, इन 4 में से कोई एक होगा, ठीक है। इन चारों में से ही कोई एक फोर्स वो होगा, बराबर है। तो ये 4 फंडामेंटल फोर्सेस कौन कौन से हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, बराबर है। इसके बारे में तो बहुत कुछ पता है हमको, पढ़ा हुआ है 9th स्टैंडर्ड में, है ना। ये नया है हमारे लिए, ये तीनों ही नए हैं, यही क्या तीनों नए हैं, ये बस पुराना है, ये फैमिलियर है हमसे, ठीक है, जान पहचान वाला है ये। तो चलो पहले जान पहचान वाले की ही बात कर लेते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पहली लाइन लिखी हुई है, इट इज अ फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स बाय द वर्च्यू ऑफ देयर मास। मतलब 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, सपोज ये 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, ये 2 ऑब्जेक्ट्स को मैंने ऐसे अगल बगल रख दिया, है ना। क्या इन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है? लग रहा है कि नहीं लग रहा है? जो नया है, जिसको इसके बारे में नहीं पता, वो यही कहेगा कि नहीं लग रहा है ना। नहीं तो लग रहा होता तो या तो दोनों दूर जाते या तो दोनों एक दूसरे के पास आते, है ना। पर हम ये जानते हैं कि इन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। पता है ना, भले चीजें खींचे ना एक दूसरे की तरफ, फिर भी ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगता है ना। अगर कोई भी 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, कोई भी 2 ऑब्जेक्ट जिनके पास मास है, वो सब एक दूसरे पर फोर्स लगाते ही लगाते हैं। मतलब ये वाला इसको अपनी तरफ खींच रहा है और ये वाला इसको अपनी तरफ खींच रहा है, वो बात अलग है कि दोनों एक दूसरे की तरफ जा नहीं रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि वीक फोर्स होता है, ठीक है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे।
तो इतना मान लिया कि दो मासेस के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, मैं इतना दूर यहां वीडियो बना रहा हूं, तुम एक अलग कोने में बैठकर मेरा वीडियो देख रहे हो, तो क्या हम दोनों के बीच में फोर्स नहीं लग रहा है? ऑफ कोर्स हम दोनों के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। हम यहां अर्थ पर हैं और हमसे कई लाइट ईयर्स दूर, किलोमीटर में बोल तो करोड़ों करोड़ों किलोमीटर दूर दूसरे प्लैनेट्स हैं, दूसरे स्टार्स हैं, उन सब का हमारे ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है और हमारा उनके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, यानी हम दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे, वो बात अलग है, जा नहीं रहे हैं, बराबर है। तो मैं ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। और दूसरे टाइप के भी फोर्सेस होते हैं लेकिन वो हमको नहीं पढ़ने, ठीक है, अट्रैक्शन वाले फोर्सेस, मैं सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का पहला स्टेटमेंट है, इट इज अ फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। किस वजह से लगता है? मास की वजह से लगता है, बराबर है। कोई भी दो ऑब्जेक्ट के पास अगर मास है, वो दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, किस वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। क्लियर है? अच्छा, तो ना इसको ऐसे सीक्वेंस में लेके चलेंगे अपन, या पहले ऐसे से कर ले? चलो पहले ऐसे से करते हैं, फिर बाद में अपन कंपेयर भी कर लेंगे, ठीक है। तो अभी एक एक करके समझते हैं, ठीक है। फिर आती है बारी अगले स्टेटमेंट की, दैट इज इट इज अट्रैक्टिव इन नेचर। ये अट्रैक्टिव नेचर का होता है। अट्रैक्टिव नेचर का मतलब दो ऑब्जेक्ट्स ये हमेशा अट्रैक्ट ही करेंगे, रिपल्शन नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि दो मासेस, ठीक है, इसके पास कुछ मास है, इसके पास कुछ मास है, ठीक है, तो ये दोनों की जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो हमेशा एक दूसरे को अपनी तरफ खींचने वाला लगेगा। ऐसा नहीं कि दोनों एक दूसरे को धक्का मारेंगे, वो कभी नहीं होता ग्रेविटेशन के केस में, ठीक है। तो इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। थर्ड है, इट इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स। लॉन्ग रेंज फोर्स ऑलरेडी मैंने एग्जांपल तुमको बता ही दिया, भाई सन भी हमारे ऊपर फोर्स लगा रहा है, हम भी सन के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, भले वीक है लेकिन लग तो रहा है। तो ये लॉन्ग रेंज मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत दूर दूर तक लगता है, ठीक है, बहुत दूर दूर तक, इमेजिन नहीं कर सकते उतने दूर दूर तक लगता है, ठीक है। तो वो लॉन्ग रेंज है, बहुत दूर से भी लग जाता है, बराबर है। वीकेस्ट ऑफ ऑल द फंडामेंटल फोर्सेस, ये जितने भी चार फोर्स है ना, इनमें सबसे कमजोर बेचारा यही है, इसीलिए इसका असर बहुत कम देखने को मिलता है। हाँ, ये ऑब्जेक्ट को मैं छोड़ दूंगा तो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होकर जा रहा है धड़ाक से, ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे ही जा रहा है, तो इसके और अर्थ के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, लेकिन वो फोर्स बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। जो इन दोनों के बीच में लग रहा है वो वीक है, और इसके और अर्थ के बीच में स्ट्रांग है, इसलिए अर्थ इसको खींच ले रहा है। अब देखो, अब दोनों को रख दूं मैं ऐसे, तो ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, और ये दोनों का अर्थ के साथ भी फोर्स लग रहा है, तो दोनों का फोर्स जो अर्थ के साथ है वो ज्यादा स्ट्रांग है, इसलिए छोड़ूंगा, दोनों ही चले जाएंगे, आपस में नहीं टकराएंगे आके, ठीक है। तो वीकेस्ट है, ठीक है, सबसे कमजोर है, ठीक है। स्ट्रांग करने के लिए मास बहुत ज्यादा होगा ना, तब आपको फील होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, अदरवाइज आपको ग्रेविटेशनल फोर्स फील नहीं होता है, ठीक है। हमको कभी फील हुआ कि सन हमको अपनी तरफ खींच रहा है, वरना ऐसे हाथ उठाते उड़ते हुए चले जाते, नहीं जा पा रहे ना। क्यों नहीं जा पा रहे? क्योंकि वीक है, ठीक है। स्ट्रांग जब बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है ना, बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है ना, तब हमको उसका फीलिंग पता चलता है, तब हम उसको फील कर पाते हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं कि काफी वीक है। बाकी जो फोर्सेस है ना, इसके कंपैरिजन में ज्यादा स्ट्रांग है। आगे देखते चलते हैं, आगे आते हैं अपने सेकंड वाले फोर्स पर, जिसको नाम दिया गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इसमें दो वर्ड्स हैं, ठीक है। क्यों पता है? इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म पहले हम अलग अलग मानते थे, इलेक्ट्रिसिटी एक अलग ब्रांच थी, मैग्नेटिज्म एक अलग ब्रांच थी, राइट। बाद में क्या हुआ, फर्दर जब रिसर्चेस हुए तो ये क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म एक दूसरे से रिलेटेड है, कोई दूसरे से अलग नहीं है, एक दूसरे के पार्ट है ये, जहां इलेक्ट्रिसिटी वहां मैग्नेटिज्म होता है, ठीक है। तो इसलिए दोनों को कंबाइन किया गया, फोर्स है वो इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म दोनों कैसे बन रहा है, उसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है, ये करण अर्जुन है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का पहला स्टेटमेंट जो उसका डेफिनेशन है, ठीक है, ये सारे जो पहले है ना, इनके डेफिनेशन ही हैं। तो इसका पहला है, इट इज फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ड्यू टू चार्ज। जैसे कि भाई दो ऑब्जेक्ट्स, इन दोनों का कुछ मास है, अब ये मास की वजह से अगर एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे तो ग्रेविटेशनल फोर्स था, लेकिन अगर इनके पास चार्ज है, चार्ज की वजह से एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपल जो भी कर रहे हैं, एक दूसरे के बीच जो फोर्स लग रहा है वो किसके से, चार्ज की वजह से लग रहा है। यहां मास की वजह से था तो ग्रेविटेशनल, और अगर चार्ज की वजह से लग रहा है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। चार्ज के बारे में आपने पढ़ा होगा 10th स्टैंडर्ड में, ठीक है, और नहीं पढ़ा होगा तो 12th स्टैंडर्ड में फिर से डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चार्ज भी एक प्रॉपर्टी होती है ऑब्जेक्ट की, ठीक है, जैसे मास एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, बाय बर्थ मिली हुई है, वैसे ही चार्ज भी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। और अगर जानना है चार्ज के बारे में डिटेल में थोड़ा, अगर अभी से शौक है तो जाओ 12th का वीडियो देखो मेरा, ठीक है, जो मैंने पहला वीडियो डाला है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज एंड फील्ड, ठीक है। उस पर आपको जो पहला इंट्रोडक्शन का वीडियो है उसमें आपको सब कुछ डिटेल में चार्ज के बारे में पता चल जाएगा, ठीक है। अगर जानना है तो कोई जबरदस्ती नहीं है।
तो इट इज अ फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ड्यू टू चार्ज। सेकंड पॉइंट है, इट कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। ये भाई सिर्फ अट्रैक्टिव नेचर के होते हैं, मतलब दो ऑब्जेक्ट्स मास है, अगर एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक, मतलब सॉरी, ग्रेविटी की वजह से अगर फोर्स लग रहा है तो अट्रैक्टिव ही होगा, अगर चार्ज की वजह से लग रहा है तो अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। एक दूसरे को अपने एक दूसरे की तरफ खींच भी सकते हैं, एक दूसरे से दूर ढकेल भी सकते हैं, ठीक है। लॉन्ग रेंज फोर्स, तो लॉन्ग रेंज फोर्स है, ठीक है, तो ये दूर तक असर करता है, राइट। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत दूर दूर तक लगता है, वैसे ये भी बहुत दूर दूर तक असर होता है। मतलब क्या कि एक चार्ज यहां पड़ा हुआ है और एक चार्ज यूएसए में पड़ा हुआ है, ठीक है, तो यहां का चार्ज यूएसए के चार्ज पर फोर्स लगा सकता है, ठीक है, तो इट इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स। वो बात अलग है कि आपको उतना स्ट्रांग ना दिखे, लेकिन लगाता है। स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स बट वीकर देन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, या ऐसा कह सकता हूं कि मैं इन दोनों से ये स्ट्रांग होता है, इससे वीक होता है, ठीक है। तो मान लो कि बाकी दोनों से स्ट्रांग है, खाली स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स से ही ये कमजोर है, बाकी सबसे ये स्ट्रांग है, ठीक है। और ये जो है ना, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के ना अप्रोक्सीमेटली 10⁻36 टाइम्स स्ट्रांग होता है, अप्रोक्सीमेटली 10⁻36 टाइम्स। मतलब इसके कंपैरिजन में ये बहुत 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 ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं ना, तो ये भाई इसके सामने कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये काफी स्ट्रांग है इससे, पर सोचो ये फिर भी इससे भी वीक है, ठीक है। ये इससे कई गुना स्ट्रांग दिख रहा है हमको ना, कई, मैंने बोला बहुत 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 10⁻36 के अराउंड, ठीक है, उतना ज्यादा स्ट्रांग है, पर इससे ये वीक है, बराबर है। अच्छा, तो ये हो गई इसकी बात। चलते हैं अगले वाले पर। अच्छा, इसको बाद में देखते हैं, पहले इनको थोड़ा कंपेयर भी कर लेते हैं आपस में। तो इनके बीच में अगर डिफरेंस या कंपैरिजन पूछा तो आप ऐसे लिख सकते हो, राइट। कंपैरिजन मतलब सिमिलैरिटी भी लिखनी होती है और डिफरेंसेस भी लिखने होते हैं, और खाली डिफरेंस पूछा तो सिर्फ डिफरेंस वाले पॉइंट्स जो एक दूसरे के अपोजिट है वही लिखना होता है। अच्छा, तो आप देख रहे हो ये क्या है, मास की वजह से या चार्ज की वजह से है। ये सिर्फ अट्रैक्टिव होता है, ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों नेचर का होता है, दोनों लॉन्ग रेंज है, ठीक है। ये वाला जो है वो इससे कमजोर है, हालांकि ये सबसे कमजोर है, और ये भाई जो है ये बाकी दोनों से स्ट्रांग है, बस इससे वीक है। मतलब ये सेकंड रैंक पर आते हैं। जब स्ट्रेंथ की बात आती है ना, तो ये वाले भाई साहब सेकंड रैंक पे हैं, ठीक है। इनका फर्स्ट रैंक है, इनका थर्ड रैंक है, लिख ही देते हैं ना, कंफ्यूजन ना हो, और इनका फोर्थ रैंक है। ये क्लास में सबसे कमजोर बच्चा है, तो भी फोर्थ रैंक पे। सोचो, अबे क्लास में 4 ही बच्चे ही हैं, तो फोर्थ रैंक लास्ट है, फेलियर है ये, ठीक है। पढ़ लिया कर भाई, ऐसा क्यों करता है, तू भी कभी आ इनके कैटेगरी में। चलो ठीक है, तो देखा कि इसके कंपैरिजन में ये बहुत स्ट्रांग है। तो अगर कहीं पर ये दोनों फोर्सेस साथ में एक्ट कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, इन दोनों का कुछ मास है और इन दोनों के ऊपर चार्ज भी है, ठीक है। तो मास है तो मास के वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, और चार्ज भी है दोनों पर तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगेगा, है ना। तो दोनों फोर्सेस इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में लग रहे हैं, ठीक है। अब असर किसका देखने को मिलेगा तुमको, इसका या इसका? जाहिर सी बात है जो स्ट्रांग होता है उसी का असर देखने को मिलेगा। तो ये भाई बहुत स्ट्रांग है, तो इन्हीं का असर देखने को मिलेगा। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल क्या है पता है? ये जो मार्कर है ना, ये मार्कर, इसको मैंने अपने हाथ पर ऐसे रखा हुआ है, बराबर है। मेरा हाथ और ये मार्कर, इन दोनों के बीच में एक फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स लग रहा है पता है? ये वाला फोर्स लग रहा है। मेरे हाथ में कुछ पार्टिकल्स हैं, वो पार्टिकल्स चार्ज्ड हैं, इसके ऊपर कुछ पार्टिकल्स हैं, वो भी चार्ज्ड हैं। हम दोनों जब हाथ और इस मार्कर का कांटेक्ट हो रहा है तो दोनों के बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, बराबर है। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही है जिसने हमको इस काबिल बनाया है कि हम इसको इस तरह से रख पा रहे हैं या इसको हम ऊपर उठा सकते हैं, बराबर है। यही रिस्पॉन्सिबल है, वरना ग्रेविटेशनल फोर्स भी कम स्ट्रांग नहीं होता। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नहीं होता ना, तो ये मार्कर ना मैं ऐसे अपने ऊपर रखता ना, तो ये मेरे को ऐसे दबा के कुचल देता, चूरमा बना देता मेरा, ये अकेला मार्कर। अरे मार्कर छोड़ो, अरे ये पन्ना है ना, ये कचरे वाला पन्ना, ये पन्ना मैं अपने ऊपर ऐसे रख के ओढ़ता ना, तो मैं पीस देता, ये मेरे को ऐसे पाउडर बना देता। ये पन्ना ही खाली, सिर्फ ये पन्ना तुमको पूरी तरह क्रश कर सकता है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, खाली सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से।
और अगर हम बचे हुए हैं तो इसने हमको बचाया हुआ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ने। ठीक है, तो समझ रहे हो ना। देखो तो ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसने भी हमको बचाया हुआ है, ऐसा नहीं है कि बचाया हुआ है मतलब ये हमारा दुश्मन है और ये हमारे लिए हीरो, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये भी हीरो है, ये भी हीरो है, इसका भी अपना कुछ फायदा है, वरना ना धरती से फिसल फिसल के गिरोगे, सोचो ग्रेविटी खत्म हो गई तो देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इससे इतना स्ट्रांग है, इसका एविडेंस तुमको दिख गया। ठीक है, कि कितना स्ट्रांग है। ठीक है, कहने का मतलब ये कि इसका जो फोर्स है ना वो इतना काफी हो सकता है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करूं तो इसका इतना स्ट्रांग फोर्स है ना कि ये हमको पूरा क्रश कर सकता है, पर अगर हम क्रश होने से बच पा रहे हैं तो उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो सोचो कि इसका देखो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इस पूरे ऑब्जेक्ट पर पूरी तरह से लग रहा हुआ है। ठीक है, ये पूरे ऑब्जेक्ट पर अर्थ इसको खींच रहा है, हर तरफ फोर्स लग रहा है, पर मेरा ना खाली मैं उंगली का कांटेक्ट रखूं तो भी मैं इसको बैलेंस कर सकता हूं, है ना। सिर्फ ये उंगली का कांटेक्ट रख के भी मैं इसको बैलेंस कर सकता हूं ना। तो उसमें क्या होता है कि देखो मेरे छोटे से हिस्से में इतने से में ही जो चार्जेस प्रेजेंट होंगे और यहाँ जो चार्जेस प्रेजेंट होंगे बस इन्हीं के बीच में फोर्स लग रहा होगा, है ना। फिर भी इतना सा भी जो चार्जेस हैं, इतने भी चार्जेस मिलकर इस पूरे अर्थ के फोर्स को ऑपोजिट डायरेक्शन में रोक ले रहे हैं। क्या कह रहा हूं, समझ में आ रहा है। इतना बड़ा अर्थ इसको अपनी तरफ खींच रहा है तो काफी स्ट्रांग फोर्स से खींच रहा होगा, लेकिन मैं सिर्फ अपनी उंगली लगा रहा हूं। ठीक है, तो अर्थ के कंपेरिजन मेरी उंगली का साइज क्या है भाई, कुछ तो नहीं है, कुछ भी है, कुछ नहीं है, तो भी मैं उंगली के दम पर इसको रोक ले रहा हूं। मतलब मैं अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स को सिर्फ उंगली के दम से रोक ले रहा हूं। सोचो कितना पावर है, कृष्ण भगवान वाली फीलिंग आएगी, ऐसे उंगली पे गोवर्धन पर्वत उठा दिया था वैसा। ठीक है, तो पर्वत तो नहीं लेकिन हम मार कर उठा सकते हैं, तो इसको मैं अपनी उंगली से ऐसे उठाऊं। ठीक है, तो ये जो फोर्स लग रहा है मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है और इसके ऊपर अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, पर मैंने सिर्फ उंगली से ही इतना जबरदस्त फोर्स लगाया कि पूरे अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स को इसने बैलेंस कर दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो सोच लो ये कितना स्ट्रांग है। अगर ये इससे इतना स्ट्रांग नहीं होता, ठीक है, तो हम चीजें उठा नहीं पाते, और चीजें छोड़ो हम खुद अपने ही वेट में दब के मर जाते, हम अपना ही वेट नहीं झेल पाते। ठीक है, तो यह है इन दोनों का कुछ ऐसा कंपैरिजन। चलते हैं स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स पर। स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स कैसा फोर्स है? इट इज द फोर्स दैट बाइंड्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन न्यूक्लियस। ये ऐसा फोर्स है जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को बाइंड करके रखता है। तो चलो इसको थोड़ा सा ना समझना पड़ेगा फिगर बना के। चलो यहां पे गंदा कर देता हूं थोड़ा सा। जैसे एक मेरा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, एटम की बात नहीं कर रहा हूं। अब पता है ना, एटम में बीच में न्यूक्लियस होता है और उसके अगल बगल इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, पता है ना। छोटू सा बना दो, छोटू सा, ये मेरा न्यूक्लियस और इसके अगल बगल इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। ठीक है, तो ये कहलाता है मेरा एटम। तो मैं ना इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ रहा हूं, मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा हूं, वो गए साइड में, मैं बात कर रहा हूं सिर्फ न्यूक्लियस की। तो न्यूक्लियस को आप बड़ा इमेज मतलब जूम करके देख रहे हैं अपन। तो अपन को पता है न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, पता है, प्रोटॉन्स प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स न्यूट्रॉन्स यही सब होते हैं, है ना। प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन यही सब होते हैं। कि इलेक्ट्रॉन भी होता है न्यूक्लियस में, तो इलेक्ट्रॉन नहीं होता ना भाई, इलेक्ट्रॉन अगल बगल घूमता है। तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अच्छा, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, सामने थोड़ा बहुत तो पढ़ा हुआ है 10th में। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। प्रोटॉन पर कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो देखो इस न्यूक्लियस में ये न्यूट्रॉन्स तो न्यूट्रल है, तो छोड़ दो, वो तो कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नहीं लगाने वाले। लेकिन प्रोटॉन्स की बात करूं तो दो प्रोटॉन के बीच में फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, दो प्रोटॉन्स दोनों पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, तो दोनों एक दूसरे को रिपल करेंगे, एक दूसरे से अलग करने की कोशिश करेंगे, राइट। दो पॉजिटिव चार्जेस पास में लाओगे तो रिपल्शन होगा ना। तो यहां तो ऐसे कई प्रोटॉन्स भरे हुए हैं अंदर, है ना, और इतने सारे प्रोटॉन्स भरे हुए हैं, ये सारे प्रोटॉन्स एक दूसरे को धक्का नहीं मार रहे होंगे एक दूसरे से दूर, चल तू दूर जा तू दूर जा तू दूर जा, सब एक दूसरे को अपने से दूर भेज रहे होंगे, बराबर है। फिर भी हमारा न्यूक्लियस वैसा का वैसा ही है। क्यों भाई, क्यों? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कितना स्ट्रांग है, आप देख रहे हो ना, ग्रेविटेशन के कंपैरिजन में 10⁻36 टाइम्स इतना स्ट्रांग है, तो भी वो जो दूसरे एक दूसरे को प्रोटॉन्स अपने से दूर ढकेल नहीं पा रहे हैं, है ना। क्यों? सोचो। तो इसका मतलब कि यहां कोई और ऐसा फोर्स लग रहा है जो इनको प्रोटॉन्स को दूर होने से रोक रहा है। अब वहां एक फोर्स पॉसिबल है, ग्रेविटेशनल फोर्स। दोनों के पास मास है, दोनों प्रोटॉन्स के पास, दो प्रोटॉन्स लेते हैं, चलो दो प्रोटॉन्स है, इनके पास कुछ मास है और चार्ज भी है, दोनों पॉजिटिवली चार्ज है, तो उस हिसाब से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इनको दूर ढकेल रहा है, और दोनों का मास है इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा है और वो इन दोनों को अपनी तरफ खींच रहा है ना। पर अपने ने देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में बहुत स्ट्रांग है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या इन दोनों को रोक पा रहा है? वो तो कभी जन्म में नहीं रोक पाएगा, फिर हिसाब से इन दोनों को अलग हो जाना चाहिए।
लेकिन फिर भी दोनों अलग नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब कोई और एक फोर्स है, ठीक है। इन दो फोर्सेस के अलावा एक फोर्स और है वहां जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के असर को कम करके इन दोनों को पकड़ के रख रहा है एक दूसरे के साथ। एक न्यूक्लियस में सारे के सारे प्रोटॉन्स या सारे न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स आपस में एक दूसरे के साथ सिमट कर बंध कर रहते हैं, उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। क्लियर है? ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी लगता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स के बीच में भी लगता है, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स रिस्पॉन्सिबल है न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को एक दूसरे के साथ पकड़ कर रखने के लिए। अब इट इज अट्रैक्टिव इन नेचर, डेफिनेटली एक दूसरे को पकड़ के रख रहा है। ये रिपल कर रहा था तो उसी को तो अपोज करके ये पकड़ के रख रहा था, है ना। तो ये कैसा होगा? हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का। इट इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स, ये बहुत दूर तक नहीं लगता, ठीक है। ये न्यूक्लियर लेवल मतलब मॉलिक्यूलर लेवल पर, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर 10⁻⁻10 10⁻12 इस तरह के डिस्टेंसेस होते हैं, ठीक है। तो बहुत छोटे छोटे डिस्टेंसेस एक दूसरे के आसपास प्रोटॉन्स वगैरह होंगे, न्यूट्रॉन्स होंगे, उतने हिस्से में ये फोर्स लगता है। ये फोर्स दूर तक नहीं लगता, बराबर है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बहुत दूर दूर तक लगते हैं ना, वैसे ये दूर तक नहीं लगता, ये बस पास पास में ही एक्ट करता है। क्लियर है? तो ये शॉर्ट रेंज फोर्स है। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल दिख ही गया हमको भाई, ग्रेविटेशनल फोर्स से स्ट्रॉन्ग ये है, इससे भी स्ट्रॉन्ग ये है ना, ये सबसे स्ट्रॉन्ग है, फर्स्ट रैंक पर है, बराबर है। चलो तो इन सबके बाद चलते हैं अपन वीक न्यूक्लियर फोर्स पर। इट इज अ फोर्स ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग न्यूक्लियर फिनोमिनन सच एज बीटा डीके ऑफ न्यूक्लियस। नॉर्मल केसेस में ये फोर्स देखने को नहीं मिलता। ये तीन फोर्सेस आपको हर टाइम देखने को मिल सकते हैं, मतलब देखने को नहीं मिलेंगे लेकिन आप बताते हो कि हर जगह एविडेंट है, ये हर दो मासेस के बीच में लग रहा है, ये हर चार्जेस के बीच में लग रहा है, और ये हर न्यूक्लियस के बीच में प्रेजेंट है। तो ये तीनों तो हर वक्त होते हैं, एनी टाइम हर जगह प्रेजेंट होते हैं। बट दिस फोर्स, ये फोर्स हर वक्त एक्ट नहीं करता, ये सिर्फ कुछ स्पेशल केसेस में एक्ट करता है, तभी देखने को मिलता है। इट इज अ फोर्स ऑब्जर्व ड्यूरिंग न्यूक्लियर फिनोमिनन सच एज बीटा डीके ऑफ न्यूक्लियस। अब बीटा डीके क्या है? बीटा डीके एक प्रोसेस है, ठीक है, एक न्यूक्लियर प्रोसेस है। ये चैप्टर जब आप 12th स्टैंडर्ड में जाओगे तो 12th स्टैंडर्ड में न्यूक्लियस चैप्टर आएगा हमको, ठीक है। उस चैप्टर में इसके बारे में काफी कुछ डिटेल में दिया हुआ है, वहां हम इसको पढ़ने वाले हैं। एक्चुअली ना इसके बारे में ज्यादा कुछ टेक्स्ट बुक में लिखा भी नहीं है, 2-3 लाइनें लिख के निपटा दी गई हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये ना इसको ज्यादा डिस्कस करना अभी हमारे सिलेबस के स्कोप में ही नहीं है, इवन 12th स्टैंडर्ड के स्कोप में भी नहीं है, बहुत आगे की चीज है ये फोर्स, ठीक है। बट एक इंट्रोडक्शन के तौर पर उसके बारे में 1-2 लाइनें हमारी बुक में लिख दी गई हैं। मैं जो बोल रहा हूं कि तुम 12th में पढ़ने वाले हो, वो तुम ये प्रोसेस पढ़ने वाले हो, ये बीटा डी के जो प्रोसेस बता रहा हूं ना मैं, इस प्रोसेस को तुम 12th में पढ़ोगे। इस फोर्स के बारे में 12th में तुम फिर भी नहीं पढ़ोगे। इस फोर्स को डिटेल में पढ़ने के लिए तुमको बहुत हायर लेवल की स्टडी करनी पड़ेगी, तब जाके देखने को मिलेगा, ठीक है। तो फिलहाल मैंने कुछ एक्स्ट्रा चीजें फिर भी साथ में लिख दी हैं आपके नॉलेज के लिए, ठीक है। तो ये ऐसा फोर्स है जो सिर्फ बीटा डी के जैसे कुछ प्रोसेसेस होते हैं, न्यूक्लियर प्रोसेसेस होते हैं, उसी दौरान देखने को मिलता है। जब वो प्रोसेस होगा उस दौरान आप ये फोर्स को देख सकते हो, अदरवाइज आप ये फोर्स कभी देखने को नहीं मिलने वाला आपको, बराबर है। वीक न्यूक्लियर फोर्स। इसका सेकंड पॉइंट लिखा है कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। ये बड़ा ही ये जो स्टेटमेंट लिखा है ये बड़ा ही गजब का है, इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। आपको बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा। वो अट्रैक्टिव रिपल्सिव नेचर का हो सकता है, वो पार्टिकल फिजिक्स की पार्ट में मतलब स्टडी में आएगा, तो वो अभी आपको इतना ध्यान देना, बस खाली ध्यान मतलब एक इन्फॉर्मेशन के लिए अट्रैक्टिव और रिपल्सिव होता है इतना जान जाओ। दोनों नेचर का हो सकता है, बराबर है, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस ऑफ दैट प्रोसेस, ठीक है। ये जो प्रोसेस हो रहा है बीटा डीके का, ये प्रोसेस किस कंडीशंस में होगा, उसके अंदर किस तरह के पार्टिकल्स जनरेट हो रहे हैं, ठीक है। पार्टिकल्स तो पर्टिकुलर होते हैं, लेकिन और भी मॉलिक्यूलर लेवल पर कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जिसके अकॉर्डिंगली ये चीजें अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों नेचर का फोर्स आपको देखने को मिल सकता है, बराबर है। शॉर्ट रेंज फोर्स है, जैसे कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, भाई न्यूक्लियस के लेवल पर, मॉलिक्यूलर लेवल पर, एटॉमिक लेवल पर कह दे, इस लेवल पर जब एक्ट करता है तो ऑफ कोर्स वो शॉर्ट रेंज फोर्स है। तो वैसे ये भी बहुत छोटी है, तो और भी अंदर जाते हैं हम, न्यूक्लियस के भी अंदर जा रहे हैं हम, ठीक है। ये न्यूक्लियस के अंदर ये भी लग रहा है, और ये न्यूक्लियस के अंदर जाएंगे और छोटे छोटे पार्टिकल क्वार्क वगैरह के नीचे जाएंगे और अंदर जाएंगे ना, तब हमको ये फोर्सेस वगैरह फील करने को मिलेगा। तो वो भी बहुत ही शॉर्ट रेंज है, ठीक है, बहुत ही शॉर्ट रेंज में एक्ट करता है, लॉन्ग रेंज में नहीं एक्ट करता। ग्रेविटेशन से स्ट्रॉन्गर है, इस वाले फोर्स से स्ट्रॉन्गर है, बाकी दोनों से वीक है, ठीक है। तो लिखा है स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स बट वीकर देन अदर टू। तो ऑफ कोर्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ रैंकिंग हमने कर दी है। तो मेरे ख्याल से फंडामेंटल फोर्सेस आज क्लियर हो गया होगा, बराबर है। तो ये फोर्स को ना अपने आप को थोड़ा सा फोर्स करके प्रिपेयर कर लो,
कैसे प्रिपेयर करना है बता दिया मैंने, 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स हर तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कंपैरिजन, डिफरेंस, 2 को उठा के पूछ सकते हैं, 4 को साथ में पूछ सकते हैं, किसी एक का या 2 का या 3 का शॉर्ट नोट बना बना के पूछ सकते हैं। There are multiple ways in which the questions can be asked. So I think you should prepare it with the best possible effort. So let's stop it here and we'll meet very soon with the next video. Till then you will have to wait. And what extra should I say? क्या बोलूँ और यार, बस यार इंग्लिश खत्म हो गई। चलो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय। और हाँ, पढ़ाई करो इंटरेस्ट के साथ।